गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में सेट के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार उसी क्रम में हम सेट को रिपीट करते हुए पूरा सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सेट्स, जिसको हम समुच्चय कहते हैं। ये हमारा कक्षा 11 का टॉपिक है, पहला चैप्टर है, यहीं से हमारी शुरुआत हुई है। इसकी डिफिनीशन हम एक बार थोड़ा सा क्लियर फिर से कर देते हैं। समुच्चय होता क्या है? सेट पहले देखते हैं है क्या। एक समूह है, ये हमको पता है कि एक ग्रुप होता है या सेट होता है। एक तो होगा जैसे सुपरिभाषित सेट, मतलब वेल डिफाइंड सेट होगा। सब कलेक्शन है, कलेक्शन में या तो डिफाइन होगा कि हाँ उसका सभी के लिए आंसर एक होता, मतलब कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जिसके लिए एक ही आंसर होता है। जैसे हम पिछली क्लास में आपको बताए थे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब 5 प्राकृतिक संख्या, वो भी पहली, और एक बोल दिया जाए कि एनी 5 नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हमारा कोई भी संख्या दे दिया गया, एक की कोई भी संख्या 5, जैसे 1 3 5 11 9 15 18 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमें ये कह दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 ही कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट 5 पूछा है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसका मतलब हमारा 1 2 3 4 5 ये हो गया। और अगर इसी को बोल देता एनी 5, तब क्या हो जाता? कोई भी एक 2 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 100 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये सुपरिभाषित सेट, मतलब ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, कलेक्शन ये भी है, कलेक्शन ये भी है, कलेक्शन दोनों है। लेकिन ये कलेक्शन हमारा नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। नॉट डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड। और ये क्या हमारा? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। इसी से हम इसकी डिफिनीशन बनाए थे। सेट क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड collection are called sets। मतलब परिभाषित समूह अगर कहीं पे दिया गया है, पूर्ण रूप से परिभाषित समूह को हम समुच्चय बोलते हैं। पूर्ण रूप से परिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। पूर्ण रूप से परिभाषित, इसका मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको समुच्चय कह सकते हैं। नहीं तो एक कलेक्शन ही रहेगा, ना कि समुच्चय होगा। जैसे ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए से लेके डी तक दिया गया है। एक एन इक्वल टू 1 2 3, ये भी दिया गया है। यहां मान लीजिए हम 10 तक ले लेते हैं। इसका मतलब होगा ए से लेके डी तक, ए बी सी डी, डी तक के अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। इसका मतलब हुआ है 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इससे हमारा ये क्लियर होता है कि अगर कहीं भी समुच्चय को डिफाइन करना है या डिनोट करना है, मतलब समुच्चय को कहीं पे भी अगर लिखना है, तो हम वर्णमाला की, मतलब अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर यूज करेंगे, तो ए बी सी एक्स वाई जेड, किसी से अगर डिनोट करना है हमें, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और कोई भी एलिमेंट अगर डिनोट करना है, मतलब
कहीं पे अगर इसके अंदर का एलिमेंट अवयव दिखाना है तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम दिखा चुके हैं, ए से लेके डी तक ए स्मॉल लेटर हमारा, ए से लेके ए सेट को डिफाइन किए हैं, ए से कैपिटल ए से, एन से नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर से इसको एक से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को डिनोट किए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम। अब सेट तो हम पढ़ लिए, सिंपल सी डिफिनीशन एक बार और लिख देते हैं, सभी को याद हो जानी चाहिए। सेट समुच्चय कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, सॉरी ये हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन आर कॉल्ड सेट्स। हिंदी में जिसको कहते हैं पूर्ण रूप से सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, दियर रिप्रेजेंटेशन समुच्चय और उनका निरूपण या दिखाने का तरीका कैसे होता है, इसको हम एक तरीका ऐसे है रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक तरीका है लिखने का सेट समुच्चय निर्माण विधि, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि, दो तरीके से इसको हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं। पहला रोस्टर, रोस्टर फॉर्म मतलब रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप में डिफिनीशन हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा देते हैं। कोई अगर इंग्लिश का स्टूडेंट होगा तो इंग्लिश वाले समझेगा, अगर हिंदी वाले रहेंगे तो हिंदी मीडियम से जाने। इन रोस्टर फॉर्म all the element of a set are listed. The element are being separated by commas and are enclosed within brackets। ब्रैकेट कौन सा होगा, कोई भी समुच्चय अगर लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सभी अवयवों को सूचीबद्ध तरीके से इन सेपरेटेड बाय कामा, सूचीबद्ध तरीके से एक दूसरे के बीच अर्धविराम लगा के मतलब कामा लगा के पृथक पृथक लिखते हैं। इन सभी को जो भी एलिमेंट दिया जाएगा उसको सूचीबद्ध तरीके से मझले ब्रैकेट के अंदर कामा के अंदर एक सेपरेशन मतलब एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं एक बार, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को
समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। और उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक या ब्रैकेट, इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख देते हैं, कोष्ठक यानी मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखना है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, मान लीजिए लिख देते हैं, इसको लिखना हमें सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है, अगर कहीं दे दिया जाए सेट ऑफ ऑल नंबर, इसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मतलब कामा के अंदर ब्रैकेट के अंदर करके लगा देना, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको क्या दिया। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट सेट के, और लिस्टेड एक लिस्ट यानी एक लिस्टिंग की जाती है सूचीबद्ध तरीके में, जो यहाँ लिखा गया सूचीबद्ध तरीके में रखा जाता है। द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामा, एलिमेंट को क्या करते हैं एक दूसरे सेपरेट, मतलब एक साथ लिख के सेपरेट करके उसके बीच में कामा लगाया जाता है। एंड आर इंक्लोज्ड, और एक दूसरे से इंक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, और एक दूसरे से मझले ब्रैकेट के द्वारा इंक्लोज कर दिया जाता है, मतलब परिबद्ध कर दिया जाता है। हिंदी में इसका लिखा गया था, इसी का हिंदी है। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध तरीके से लिखा जाता है, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं, उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। इसका मतलब एक बार समझेंगे, जितने भी अवयव दिए जाएं, मतलब ये पहली लाइन जो कह रहा है रोस्टर रूप में एक सूचीबद्ध तरीका, मतलब उसको एक सेपरेशन देंगे, मतलब एक तरीका देंगे लिखने का। जैसे यहाँ दिया था सेट ऑफ ऑल नंबर्स, इसको कैसे करते थे, ये होता कैसे था, कामा के अंदर 0 1 2 3 4 5, ये सेपरेशन इसका हो गया। अर्धविराम मतलब कामा ही जो दिया गया है कामा लगा के लिखते हैं, और मझले ब्रैकेट में अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे सेट लिखा गया था, सेट ये हो गया हमारा। सेट ऑफ होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये दिया गया हमारा सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो दिया गया है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक ये हमारा नंबर जाएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी तो ये पहला तरीका है लिखने का रोस्टर रूप। अब अगला सेट जो तरीका वगैरह सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। अब उसको क्या कैसे लिखते हैं, उसमें क्या होता है, ये कामा नहीं लगाते हैं, उसकी डिफाइन करके जो प्रॉपर्टी रहती है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तब तक इसको नोट करना चाहे कोई तो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला बताते हैं। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं।
अब आगे बता रहे हैं क्या करना है आपको। ये हो गया रोस्टर रूप। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर्ड फॉर्म। इसका मतलब समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। निर्माण विधि ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि। अब इसके अंतर्गत क्या है, अब तक तो था हम कामा के अंदर लगा के लिखते थे, उसको सेपरेशन दीजिए, सेपरेट करके एक मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते थे। मझले ब्रैकेट के अंदर आज भी लिखना है जैसे पिछला रोस्टर फॉर्म था वो भी, लेकिन इसमें कुछ अलग लिखना है। इसको लिखते हैं इन सेट बिल्डर्ड फॉर्म। इन सेट बिल्डर्ड फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, all the element of all the element of all the element of a set possess a single comma, a single common property, common property in set builder form all the element of a set possess single common property। मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा एक सिंगल एक लाइन की प्रॉपर्टी के अंतर्गत उसको समेट कर लिखेंगे। which is not passed by any element outside the set। अभी क्या हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। अगर कहीं पे लिखा है रूप नहीं होगा, समुच्चय निर्माण विधि लिखा गया समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा इन सेट बिल्डर्ड फॉर्म। मतलब समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय निर्माण विधि में all the element of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside a set। इसका मतलब ये हो गया जो सेट के अंदर एलिमेंट हमें दिया गया है, मतलब एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक सर्वनिष्ठ, मतलब उसका एक ऐसा गुणधर्म होगा विच इज नॉट पॉसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड, जो कि बाहर के एलिमेंट में नहीं आएगा। एक ऐसा गुण होगा उसका, एक ऐसा गुणधर्म होगा जो कि उस ब्रैकेट के अंदर, मतलब जो सेट लिखा गया उस सेट के अंदर ही वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। इसके अलावा अन्य किसी जगह से वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं फॉलो करेगी, मतलब किसी और अवयव के गुणधर्म उसमें शामिल नहीं होंगे। हिंदी में भी इसको एक बार देख लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में या समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि या लिखे या फॉर्म दिया, रूप ही लिख दे रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय, जैसे समुच्चय दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप है किसी समुच्चय के सभी अवयव, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ मतलब उसके अंदर एक ऐसा गुणधर्म होना चाहिए जो
बाहर के अवयवों के अंदर ना हो। सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर, समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में, किसी अवयव में नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब एक ऐसा गुणधर्म, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा जो कि उस सेट के अंदर के एलिमेंट के लिए ही रहेगा, उसके अलावा किसी बाहर के एलिमेंट में वह गुणधर्म नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को अगर हमें डिफाइन करना है तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। जैसे सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय हमें लेना है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, इसको हमें डिफाइन करना है। सेट ऑफ ऑल रेशनल, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये हमें दे दिया गया है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखते हैं क्यू से डिनोट कर रहे हैं। मजला ब्रैकेट वहां भी शुरू होता था, मजला ब्रैकेट यहां भी रहेगा। इसको x एक कोई संख्या रहेगी, x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q के जीरो के बराबर हो गया तो ये हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं होगा। वेयर q एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारा हो गया x सच दैट x p बाई q, q नॉट इक्वल टू जीरो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, बट यहाँ एक लिख दे रहे हैं बट q नॉट इक्वल जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी q के जगह पे हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर रख सकते हो, लेकिन हमको जीरो के अलावा रखना है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप जिसको बोलते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है हमारा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पॉसेट्स अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी अवयव दिए गए हैं, जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर दिए जाएंगे, उसमें एक ऐसा सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा, मतलब एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि उस समुच्चय के अलावा किसी अन्य अवयव में विद्यमान ना हो। विच इज नॉट पॉसेस एनी एलिमेंट ऑफ आउटसाइड, जो बाहर के एलिमेंट में वह प्रॉपर्टी विद्यमान ना हो। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में किसी समुच्चय के अवयव में एक ऐसा सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा जो समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल था सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसको हम डिफाइन किए थे x सच दैट x p बाई q, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, x सच दैट x के रूप में। इसी प्रकार से हम आगे भी डिफाइन करेंगे। और पिछला क्या होता था, रोस्टर रूप में। इसी जगह पे हम इसको क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स का एग्जांपल लिखते चले जाते हैं, जहां से शुरू हो रहा है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी दी गई, x का मान p बाई क्यू होना चाहिए। p की जगह पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंटीजर है, q की जगह पे कोई इंटीजर है। इस प्रकार से हमारा आगे जो इंटीजर रखेंगे उसके बाद जो संख्या बनेगी वो हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। यहाँ सिर्फ q जीरो ना लेना। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि। इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर फॉर्म, सेट का रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म देख चुके हैं। अब इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तब तक किसी को अगर नोट करना चाहे कोई इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें।
इसके बाद अगला समुच्चय हम पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट यहां लिख देते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक ऐसा समुच्चय हमें दिया जाएगा, एक ऐसा सेट दिया जाएगा जिसमें एक भी अवयव ना हो, वो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इंग्लिश में भी डिफिनेशन देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। A set which does not contain any element is called empty set, empty set। और इसी को और नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। कहीं पे नल सेट दिया है या वाइड सेट दिया है या एम्प्टी सेट दिया है तो इसका मतलब सब रिक्त समुच्चय के बारे में ही कहा गया है। उसको हिंदी में देखते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, इसको नोट कैसे करते? डिनोट, इट इज डिनोटेड बाई हाई ओ आर, या तो खाली क्वेश्चन लगा देंगे या तो सिर्फ हाई लिख देंगे। ये हमारा एम्प्टी सेट को प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका हम लिखते हैं, एग्जांपल देते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर। ये किस सेट दे दिया गया है? कहीं पे एक ऐसा सेट दिया जाए, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसा समुच्चय का ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद 4 आना चाहिए। लेकिन शर्त यह है हमारी कि x का मान कोई भी विषम संख्या होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके अनुसार x अगर एक और संख्या है तो उसका मान 4 आना चाहिए। ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर कहीं पे भी हम ऑड नंबर लेते हैं तो कितना, मान लीजिए हम 3 ऑड नंबर है, 3 का करते हैं 9 हो जाता है, 1 का करोगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा कहीं पे भी ऑड नंबर का स्क्वायर करने के बाद 4 मान मतलब 4 आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा सेट बन के तैयार होगा ये सिंगलटन ब्रैकेट लगा देंगे या तो इक्वल टू हाई। ये हमारा जो सेट बनेगा एम्प्टी सेट कहलाएगा। इस प्रकार से जो हमारा सेट बना है एम्प्टी सेट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं।
एम्प्टी सेट हो गया। अब हम बढ़ते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। एक फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, और भी सेट हमको। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट यानी परिमित। परिमित मतलब फाइनाइट, कहीं पे इनफाइनाइट, कहीं पे फाइनाइट, दो वर्ड आता है। फाइनाइट अगर दिया है तो परिमित है, मतलब परिभाषित है। अगर इनफाइनाइट दिया है तो अपरिभाषित में आएगा। इसका लिखते हैं अ सेट विच, अगर कहीं पे दिया गया है फाइनाइट तभी इसे होगा, इनफाइनाइट दिया है विच इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है और कंसिस्ट ऑफ, अगर कहीं पे खाली दिया है तब भी वो फाइनाइट होगा, यानी नहीं है कि एम्प्टी दिया तो फाइनाइट नहीं होगा। अ फाइनाइट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, number of elements of, number of element is called finite set। अगर कहीं पे भी एक एम्प्टी सेट होगा, उसको तो मान लीजिए अलग से हम फाइनाइट सेट में रख लिए हैं, लेकिन अगर कहीं पे अवयव कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर, मतलब एक परिभाषित समुच्चय में अवयव एलिमेंट दिए गए हो, तो हमारा जो समुच्चय बनेगा फाइनाइट सेट बनेगा। फाइनाइट सेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा फाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट यानी नल सेट या वाइड सेट, या जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट है फाइनाइट सेट। सेट इज a set which is empty or consists of a finite number of element is called finite set। ऐसा सेट जिसमें कि या तो एम्प्टी सेट दिया गया हो, या तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो एक सीमित हो, परिमित मतलब सीमित हो, वो क्या होगा? हमारा फाइनाइट सेट होगा। आगे देखते हैं, हिंदी में इसको एक बार देख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित है, अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक हम सेट लिखते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता चल गया कि हाँ इतने ही एलिमेंट दिए गए हैं समुच्चय में, तो जो समुच्चय हमारा होगा, कौन सा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर ये दिया गया है थाई, या इस तरह से दिया गया है, ये कौन सा सेट हमारा बनेगा? ये हमारा बनेगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये भी एक परिमित समुच्चय है, ये भी दिया गया है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब परिमित समुच्चय। इस प्रकार ये हमारा परिमित समुच्चय हुआ। ए सेट which is empty or consist of a finite number of element is called finite set। ऐसा समुच्चय जो कि रिक्त हो या परिमित हो, हमारा समुच्चय
फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय कहलाता है, जिसमें समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो। इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अगला सेट हमारा है इक्वल सेट। इक्वल सेट, सेट्स समान समुच्चय, समान समुच्चय। इक्वल सेट मतलब हमारा समान समुच्चय। टू सेट्स ए एंड बी, इसमें क्या होगा, दो सेट दिया जाएगा ए एंड बी, या तो ए बी होगा, एक्स वाई होगा, पी क्यू होगा, कुछ भी दो समुच्चय दिए जाएंगे इसमें। टू सेट ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements and be right, और हम इसे क्या लिखेंगे, a और equal to b, otherwise the sets are said to unequal and we write them, हम इसे क्या लिखते हैं, a not equal b। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element and B right equal to B। अगर तो समुच्चय समान होंगे, अगर दो सेट कहीं पे समान दिया गया, दो समुच्चय समान दिए गए हैं, तो ए के, अगर यहाँ पे दो ए बी दिया है, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम होंगे, और अगर सेम होंगे तो इसे हम क्या ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। और अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो इसको हम क्या अनइक्वल सेट बोलेंगे। अगर बराबर है तो इक्वल सेट, अगर नहीं बराबर है तो अनइक्वल सेट, मतलब समान असमान समुच्चय। और उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए नॉट इक्वल 0। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, या हिंदी में भी इसको बार बार बता दे रहे हैं, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हों। दो सेट ए और बी समान कहलाएंगे यदि उनमें समान अवयव होते हैं। इसे हम ए इक्वल टू बी लिखते हैं। अगर समान है तो समान, और नहीं है अदरवाइज अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। समुच्चय
असमान समुच्चय कहलाते हैं, असमान समुच्चय कहलाते हैं। और हम इसे क्या लिखते हैं, हम इसे ए नॉट इक्वल बी लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। अगर कोई दो समुच्चय समान होते हैं तो उसके एलिमेंट जो होंगे दोनों के बराबर होंगे, अगर बराबर नहीं है तो असमान कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू अगर दिया गया है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दे दिया जाए 2 1 4 3। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 4। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट से ही नहीं मतलब है हमारा है कि इसमें कुछ जो एलिमेंट दिए गए हैं वो बराबर है कि नहीं। यहाँ देखिए 1 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 4 इसमें भी है, 4 अगले में भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। एक और समुच्चय अगर हम लिख दे रहे हैं ए पे सी इक्वल टू 2 1 5 6। अब यहां अगर पूछा जाए ए सी के बराबर है कि नहीं, ए बी के बराबर है बट ए नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ये 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 मिल रहा है, 3 के बजाय 5 और 6 लिखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट नंबर ऑफ एलिमेंट के अलावा हमको देखना है कि सेम एलिमेंट दोनों में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा सी के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा असमान सेट कहलाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, टू सेट ए एंड बी और सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड बी राइट इक्वल टू बी। दो समुच्चय हमारे समान कहलाएंगे यदि ए, दो समुच्चय अगर दी जाए ए और बी, ये तभी समान कहलाएंगे जब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर होगा और एलिमेंट भी बराबर ही होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और एलिमेंट के अवयव मानी एलिमेंट जो दिया जाए दोनों में सेम दिया जाए। अगर नहीं बराबर हो रहा है तो ए नॉट इक्वल बी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सबसेट के बारे में पढ़ना। सबसेट, सेट तो पढ़ लिए, सबसेट क्या होते हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चय हमारा सेट अब तक पढ़ रहे थे, अब सेट में भी और सेट निकलेंगे, मतलब इसी समुच्चय में से ही निकल के बनेगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट। अब सेट ए is said to be subset of a set, subset of a set B if every element of A is also an element of B, element of B। एक कोई समुच्चय A समुच्चय B का सबसेट कहलाएगा यदि A के प्रत्येक एलिमेंट B के भी एलिमेंट हो, मतलब जितने भी A में एलिमेंट हो सबके सब एलिमेंट B से बिलोंग होने चाहिए।
अगर बी में वही एलिमेंट आ रहे हैं और ए में भी हैं तो बी का सबसेट है। अगर ए का एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब बी में ए का एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। हिंदी में भी एक बार इसको देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब हो गया, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होता है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो गया, एक सबसेट लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। दूसरा एक बी सबसेट लेते हैं, ए बी सी डी ई। अब यहां देखना है कि ए जो है सबसेट है बी का कि नहीं है। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। ए यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, बी भी दिया है, बी भी दिया है, सी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, डी दिया है। एक एलिमेंट आपका ई एक्स्ट्रा है, उससे हमें नहीं देखना है कि कोई एक्स्ट्रा है या कितना भी ज्यादा दिया गया हो, भी बस इतना ही देखना है कि ए के एलिमेंट बी में है कि नहीं है। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर सी कोई एलिमेंट, मान लो सी एक समुच्चय दे दिया जाए, पूछा जाए बी का सबसेट है कि नहीं, ए बी एफ मान लो हम ले लेते हैं। सी को बताना है बी का सबसेट है कि नहीं, तो सी हमारा इसमें एफ नहीं है तो इसका मतलब है सबसेट सी नॉट सबसेट ऑफ बी। सी हमारा बी का सबसेट नहीं है। इस प्रकार से सबसेट हमारा हुआ। और एक ध्यान में रखिएगा, एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ए। मतलब कि अगर कोई भी सेट कहीं पे दिया गया है, कोई भी समुच्चय है, तो खुद का उप समुच्चय कहलाता है। अगर एक समुच्चय दिया गया हो, उसको पूछा जाए कि खुद का उप समुच्चय है कि नहीं है, तो हमारा खुद का उप समुच्चय होता है। इसको नोट कर लीजिए, सजेस्ट करते हैं। और देखें वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय क्या होता है। सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट कैसे बन रहे हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसे बनेगा। प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से। n इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पूछेगा तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी अपरिभाषित होगा ये।
प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक के बाद कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? W से। इसमें क्या होगा? जीरो और बढ़ जाएगा, बाकी जैसे पहले की संख्या है नेचुरल नंबर वही रहेगी। बाकी पूर्ण संख्या के बाद क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक को किससे डिनोट कर रहे हैं हम? यहाँ पे जेड से या तो डिनोट कर दें या तो आई से, दोनों से कर सकते हैं। इसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। जीरो, अभी ही संख्या प्लस और माइनस दोनों को लेनी है। प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री। ए कहाँ बच जाएगा? ए भी अनंत तक जाएगी। अब परिमेय संख्या क्या होती है? इसको डिनोट कर रहे हैं परिमेय संख्या को क्यू से। परिमेय संख्या में जितने इंटीजर है सब आ जाएंगे। ये अपन क्यू का फॉर्म रहेगा। इसको हम एक एक्स प्लस जेड एक्स समुच्चय निर्माण विधि में लिख ले रहे हैं। एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल जीरो। ये हमारी परिमेय संख्या का समुच्चय हो गया। अपरिमेय संख्या के लिए क्या लिख लेते हैं? अपरिमेय। इरेशनल के लिए इसको टी से डिनोट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बट एक्स का मान पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एन जो हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होल नंबर्स का 0 टू इंफिनिटी। फिर आता है इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक का 0 से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी शामिल हो जाएंगे। फिर हमारा होता है रेशनल नंबर क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। इरेशनल पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया। अब इसमें देखिए परिमेय संख्या में अब जो ये संख्या होगी इसमें शामिल होगी, ये वाली संख्या इसमें है, ये वाली संख्या इसमें है। एक तो हमारा बन रहा है एन सबसेट बनेगा, मतलब नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या का सबसेट बन जाएगा, और पूर्ण संख्या बन रही है हमारी इंटीजर का, इंटीजर बन रहा है रेशनल नंबर का। W से बन रहा है जेड, जेड किसका बन रहा है? क्यू का। और सब मिला के किसके बनेंगे? रियल नंबर्स के सबसेट बनेंगे। मतलब रियल नंबर्स के सबसेट हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। अब यहां देखिए इरेशनल नंबर हमारा होगा सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक में दो पार्टों में वास्तविक संख्या को बांटते हैं। वास्तविक संख्या हमारी जो बटेगी दो पार्ट में, वास्तविक संख्या ये बनेगी हमारी परिमेय और अपरिमेय में बन जाएगी। हिंदी में बोलते रहे इसको परिमेय अपरिमेय, इरेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। यही दोनों संख्या हमारी दो पार्ट में बट गई। तो उसमें क्या हुआ? परिमेय में हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब संख्याएं हो गई, और अपरिमेय में हमारी रूट की संख्याएं जितनी दी गई हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की संख्याएं हो गई। जितनी ये संख्याएं ऐसी हो जिसे हम पी अपान क्यू, मतलब कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो पी अपान क्यू का रूप धारण कर ले, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको वास्तविक संख्या का समुच्चय हम लिख दिए हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसको नोट कर लीजिए, अभी रेज करते हैं इसके बाद। एक अगला सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में ऐसा समुच्चय होगा
कि दो समुच्चय या तीन समुच्चय सबको मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, और एक सबसेट, इसका अगर सबसेट हम बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा, सबसेट अगर जो हम बनाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, इसके सबसेट बन जाएंगे। 5 भी तो है, एक सबसेट इसका बन जाएगा। अगर मान लो ए बराबर दिया गया है, बी बराबर कुछ दे दिया जाए, बी बराबर 2 3 4 दे दिए, 2 3 4 आ जाए, और सी बराबर दे दिया जाए 3 4 माइनस का मान मान ले लेते हैं, एक संख्या माइनस में। इन सबको मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, मतलब कि दो समुच्चय या तीन समुच्चय, चार समुच्चय जो दिए जाएं, सबको मिला के एक ऐसा समुच्चय बने जो कि उस जितने भी समुच्चय हैं सबको अपने अंदर शामिल कर लिया जाए। अब इसमें कैसे बनेगा यूनिवर्सल सेट, अब प्रत्येक का एलिमेंट इसमें शामिल होना चाहिए। जैसे सबसे छोटी संख्या है, हम -1 देख रहे हैं, -1, फिर 1 2 3 4, और कोई संख्या बच रही है 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, और 3 4 माइनस का 1 हो गया। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बचा है। और भी इसमें सेट में हो सकते हैं, मान लीजिए 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, ये उससे भी अधिक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उतने ही एलिमेंट हो। इसमें क्या होगा, इस समुच्चय के अंदर जितने भी समुच्चय हमारे दिए गए हैं सब इसमें शामिल हो जाएंगे। और एक इंटरवल आता है, इंटरवल, उसको भी इसी टाइम देख लेते हैं। इंटरवल, अंतराल जिसको बोलते हैं। अंतराल कैसे निकालेंगे, दो संख्या, जैसे संख्या रेखा दिखाते हैं 1 2 3, इस तरह से 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक। अंतराल अगर पूछा जाए दो के बीच का, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 1 और 2 के बीच, अभी दोनों संख्या ऐसी आनी चाहिए इसके बीच में है। जैसे अंतराल पूछा गया, ये अंतराल हो जाएगा 1 और 2। अगर क्लोज इंटरवल लगा है या ओपन लगा है तो ये तो हमारा ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब 1 से 2 के बीच में जितनी संख्याएं आ रही है, और भी जो संख्याएं आएंगी 1 और 2 के बीच में, सबको पता है कि रेशनल नंबर आएंगे। जो भी रेशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब पहले संख्या आ रही है, और इस अंतराल के बीच की संख्या कही जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, इस अंतराल के अंदर की संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, और भी कुछ कॉन्सेप्ट बचे भी होंगे तो उसको हम अगली क्लास जब होती रहेगी एक्सरसाइज के बीच बीच में कराते रहेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही रहेगी, और आगे की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को ले सकें, और इस क्लास को लेके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। अभी तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, आगे एक्सरसाइज कराएंगे, और डेली की एक क्लास आपको दी जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जितना भी आपके सिलेबस का है, एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन इस क्लास में हमारा कराया जाना है। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आपको कोई ना इसमें फीस देनी है ना कुछ, और यूट्यूब के माध्यम से ही सिर्फ पढ़ना है। अपना खुद भी पढ़िए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी अपना पढ़ना चाहे तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।